हेलो स्टूडेंट, मैं धर्मपाल सर आप सभी विद्यार्थियों को दी एजुकेशन जोन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग जो है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर वाला जो वीडियो है उसको कंटिन्यू करते हैं। लगता है कि मैंने आपको पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था अभिक्रियाशीलता श्रेणी के बारे में, शायद आपको कुछ याद होगा। यदि मेरा पिछला वाला वीडियो आप देखे होंगे तो आपको याद आ रहा होगा कि मैंने वहां पर जो है अभिक्रियाशीलता श्रेणी के बारे में बताया था। आइए हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं। अभिक्रियाशीलता श्रेणी का डिफिनेशन भी मैंने आपको दिखाया था और उसके बारे में मैंने आपको जानकारी भी दिया था। ठीक है, उसी को टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बगल में दिखाई दे रहे लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। आइए हम लोग अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया था ये आपका क्रियाशीलता श्रेणी है। इसको याद करने के लिए मैंने आपको बताया था बाबू, लिकवा सरकाना, मगध मंजनकर, फेकट कोनी टीना सीसा और कॉमसी प्लेगो। जैसे ही ऊपर से नीचे की ओर आते हैं धातुओं की क्रियाशीलता घटती जाती है और नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। यहां से भी एक सवाल पूछा करता है, आपको सजा के दे देगा इस टाइप का कि बताइए ये आपका सोडियम है, ये ग्रेटर देन आपको दे देगा यहाँ पर Mn और ग्रेटर देन आपको दे देगा Cd और ग्रेटर देन आपको दे देगा यहाँ पर दे देगा Li। पूछेगा कि क्या यह क्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर सही है। आपसे सवाल करेगा कि क्या यह क्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर सही है। अब इसको जांच कैसे कीजिएगा। इसका मतलब हुआ कि सोडियम की क्रियाशीलता मैग्नीज से ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं सोडियम यहाँ है और मैग्नीज यहाँ है। बिल्कुल सोडियम की क्रियाशीलता जो है मैग्नीज से ज्यादा है। ये सही बात है। क्या मैग्नीज की क्रियाशीलता कैडमियम से ज्यादा है? हाँ, मैग्नीज की क्रियाशीलता कैडमियम से ज्यादा है, क्योंकि ऊपर वाला का ज्यादा होता है, नीचे वाला का कम होता है। ये भी सही है। और क्या कैडमियम की क्रियाशीलता लिथियम से ज्यादा है? क्या कैडमियम की क्रियाशीलता लिथियम से ज्यादा है? बिल्कुल नहीं, लिथियम की ज्यादा है और कैडमियम का क्या है, कम है। यह जो आपको समूह दिया गया है यह जो है क्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर सही नहीं है। तो यहां से भी आपको सवाल देगा, 4 ऑप्शन देगा। एक नंबर 1 में देगा, एगो नंबर 2 में देगा, एगो नंबर 3 में देगा, एगो नंबर 4 में देगा। तो उसमें आपका जो सब सही होगा उसको आप टिक आउट करके आराम से बाहर निकाल सकते हैं। या कब निकालिएगा? जब आपको यह याद रहेगा तब। अब इसको याद कैसे करेंगे, सबसे बड़ी समस्या है कि याद कैसे करेंगे। आइए मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूं याद करने के लिए कि क्रियाशीलता श्रेणी को हम लोग कैसे याद करते हैं, कैसे रिमेंबर करते हैं। आइए हम लोग ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर। मैं आपको कुछ सॉन्ग सुनाता हूं। सबसे पहले मैं सॉन्ग को लिखता हूं बोर्ड पर। लिकवा सरकाना मगल मंजन कर फेकट कोनी टीना सीसा कॉमसी प्लेगो। चलिए, ये आपका जो है एक रिदम बनाया गया है जिसमें बहुत सारे अक्षरों को समा दिया गया है। अब इसको हम देखिए गाना के आधार पर आपको सुनाता हूं, ध्यान से बोर्ड पर समझिएगा। चलिए, पहला जो सॉन्ग है वह बॉयज लोग के लिए है, क्योंकि बॉयज लोग ज्यादा गाना गाते हैं और लड़की लोग ज्यादा जो है गीत गाते हैं। आजकल की मॉडर्न युग की जो लड़कियां हैं, आज तो उसका गीत याद भी नहीं होगा, आज वो भी गाना ही गाते हैं। तो जो मॉडर्न युग के जो लड़का हो चाहे लड़की हो जो गाना सीखते हैं, मैं उसको गाना पर एकदम बैठा कर देता हूं। ध्यान से समझिए क्या है गाना, सुनिएगा ध्यान से। इस चीज को मैं गाना पर सेट करके रखा हूं, आप उसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। लिकवा सरकाना मगल मंजन कर फेकट को निटीना सीसा कॉमसी प्लेगो। चलिए मैं गाना को फिर से रिपीट करता हूं। लिकवा सरकाना मगल मंजन कर फेकट को निटीना सीसा कॉमसी प्लेगो।
ये आपका सॉन्ग हुआ जो बॉय के लिए है। अब जो लड़कियां देहाती क्षेत्र से बिलोंग्स करती है वह गीत गाने में बहुत माहिर होती है, तो वह गीत के तर्ज पर भी जो है इस क्रियाशीलता श्रेणी को याद कर सकती है। वो कैसे है, उसका बोल कैसे है, मैं थोड़ा आपको सुनाता हूँ। हंसीएगा नहीं, थोड़ा सा हंसी आएगी, जब मैं गाऊंगा तो आपको थोड़ा हंसी आएगी, हंसीएगा नहीं, ध्यान से सुनिएगा। लिकावा सरकाना मगल मंजन कर फेंक डकोनी टीना शीशा कौमसी प्लेगो। लास्ट में है कौमसी प्लेगो। फिर से मैं गीत को गा दे रहा हूं। लिकावा सरकाना मगल मंजन कर फेंक डकोनी टीना शीशा कौमसी प्लेगो। ये आपका जो है गीत का बोल है। मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी भी तरह से हो, इसको यदि आप याद कर लेते हैं तो यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने में आपको भार नहीं पड़ेगा। अब आपके मन में क्या सर वो गाना याद हो जाएगा तो यह श्रेणी हमसे लिखा जाएगा, मन में सवाल होगा। जब तक आप सही ढंग से समझेंगे नहीं तब तक आपको परेशानी सब दिन होगा। बिल्कुल आपका सवाल भी जायज है कि सर ये गाना हम याद कर दिए तो कैसे लिख देंगे। चलिए बिल्कुल, यदि आपको यह गाना याद है तो आप आराम से क्रियाशीलता श्रेणी का निर्माण कर सकते हैं। लिकवा सरकाना, देखिए ली क बा सरकाना लिखा गया। लिकवा सरकाना मगल मंजन कर, मगल मंजन कर फेकड़ कोनी टीना शीशा, फेकड़ कोनी ये आपका हो गया टीना शीशा, यहाँ पर आता है हाइड्रोजन। कौन सी प्लेगो, तो कौ माने होता है बाबू आपका क्या कॉपर, और म माने होता है मरकरी, या मरकरी माने होता है Hg, और सी माने होता है सिल्वर, और सिल्वर माने होता है Ag, और प्ले माने होता है प्लेटिनम, प्लेटिनम माने होगा Pt, और G माने होता है गोल्ड, और गोल्ड माने क्या होता है सोना। बिल्कुल क्लियर है। ये था आपको क्रियाशीलता श्रेणी। यदि यह सॉन्ग आपको याद हो जाता है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको क्रियाशीलता श्रेणी में किसी प्रकार का कोई आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं क्रियाशीलता श्रेणी की कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप लोग नीचे ऐसा डैश देके लिखिएगा, नीचे जो है ऐसा डैश देके लिखिएगा। क्रियाशीलता श्रेणी की, क्रियाशीलता श्रेणी की, क्रियाशीलता श्रेणी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्रियाशीलता श्रेणी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्रियाशीलता श्रेणी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आइए विशेषता नंबर 1, नंबर 1 लिखिएगा। विशेषता में क्या है भाई, पहले समझ लेते हैं क्या विशेषता में है। नंबर 1 विशेषता कहता है कि इस श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की क्रियाशीलता घटती जाती है। नंबर 2 विशेषता कहता है इस श्रेणी में नीचे से ऊपर जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। और नंबर जो 3 कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि क्रियाशीलता श्रेणी में जो धातुएं ज्यादा क्रियाशील होते हैं वह किसी भी यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील धातु को वहां से क्या करता है, हटा देता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए लिखिएगा नंबर 1 देकर, नंबर 1 देकर लिखिएगा। इस क्रियाशीलता श्रेणी में, इस क्रियाशीलता श्रेणी में, इस क्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर, इस क्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की क्रियाशीलता, ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की क्रियाशीलता, ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की क्रियाशीलता घटती जाती है। धातुओं की क्रियाशीलता घटती जाती है।
धातुओं की क्रियाशीलता घटती जाती है। नंबर 2 लिखिएगा डैश देकर। दूसरा नंबर पॉइंट, इस क्रियाशीलता श्रेणी में क्रियाशीलता श्रेणी में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर नीचे से ऊपर की ओर जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। नंबर तीसरा पॉइंट लिखिएगा बाबू, ध्यान दीजिए बोर्ड पे सब लोग। नंबर तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इस क्रियाशीलता श्रेणी में ज्यादा क्रियाशील धातुएं किसी यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील धातु को हटा देता है या विस्थापित कर देता है। ठीक है, ये था आपको तीसरा नंबर पॉइंट। तीसरा नंबर पॉइंट को थोड़ा सा आपको समझने में परेशानी हो रहा होगा, तो ये थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल से उसको समझ लेते हैं। बताइए, आपका है जिंक कार्बोनेट है। ये जिंक कार्बोनेट का यदि हम रिएक्शन बाबू ने करवा देते हैं कैल्शियम के साथ में, अब देखिए, अब आपको पता होना चाहिए कि आपका है धन मूलक, इसकी संयोजकता 2 होती है। ये आपका ऋण मूलक, इसकी भी संयोजकता 2 होती है। यह भी आपका है धन मूलक, इसकी भी संयोजकता कितना होती है? 2 होती है। अब आप ही बताइए कि कैल्शियम ज्यादा क्रियाशील है कि जिंक ज्यादा क्रियाशील है? आप देख लीजिए भाई कि कैल्शियम ऊपरे है कि जिंक ऊपरे है, तो कैल्शियम ऊपरे है, तो कैल्शियम की क्रियाशीलता ज्यादा है और जिंक की क्रियाशीलता क्या है? कम है। तो मैं यही बात आपको नंबर 3 में दिखाया था कि इस क्रियाशीलता श्रेणी में उपस्थित ज्यादा क्रियाशील धातु जो है किसी भी यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील धातु को हटा देगा। इसका मतलब कि कैल्शियम जो है यहाँ से जिंक को घसका देगा। जब जिंक को घसका देगा इसका मतलब कि बन जाएगा CaCO3 अब प्लस जिंक को साइड हो जाएगा। कैल्शियम का वैलेंसी 2, इसका भी वैलेंसी 2। आप फॉर्मूला लिखने के लिए भरपेट मैंने आपको बताया है। इस प्रकार से जो है ज्यादा क्रियाशील धातु जो है किसी भी यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील धातु को क्या कहा जाता है? हटा देता है। यदि जो है जिंक की क्रियाशीलता कैल्शियम से ज्यादा होता तो क्या वो कैल्शियम से हट जाता? नहीं हटता। और क्यों हट गया? क्योंकि यह ज्यादा क्रियाशील है, यह क्या है? कम क्रियाशील है। अब हम उम्मीद करेंगे कि आपको क्रियाशीलता श्रेणी में किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा और जो उसका फीचर्स है इस फीचर्स को भी आप तो आराम से समझिएगा और इससे जो भी सवाल आएगा क्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर उसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। लेकिन यहाँ से एक सवाल पक्का आता है, यह जो है यहाँ से यह रिएक्शन वाला सवाल आता है और आपको क्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर सजाने वाला कि कौन सही या कौन क्या है गलत है, जो आपको मैंने पहले बताया था। ठीक है, यह था बाबू आपको क्रियाशीलता श्रेणी के बारे में। आइए हम लोग अब टॉपिक को आगे दिया चलते हैं। आराम से कॉपी कलम लेके बैठिएगा और किसी भी प्रकार का परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। नहीं तो मेरे वीडियो को आराम से सुनते जाइए, समझते जाइए। अच्छा लगेगा तो उसको लाइक भी करते जाइएगा, शेयर भी करते जाइएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। आइए हम लोग अब आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यदि आप सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो कंटेंट में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ आपका लैंग्वेज बदल जाएगा। आप टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को समझिएगा और हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी है वह रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को समझेगा। ऐसा नहीं है कि संयोजन रिएक्शन का जो है अभिक्रिया का कंसेप्ट बदल जाएगा, सीबीएसई में दूसरा होगा और बिहार बोर्ड में दूसरा होगा। नहीं, कॉन्सेप्ट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा।
तो आइए हम लोग समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते हैं जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। आइए हम बारी बारी से सबको पढ़कर आपको बताते हैं, बाद में आप इसको उतार लीजिएगा अपने कॉपी में और मैं बारी बारी से सबके बारे में चर्चा बहुत डिटेल से करूंगा, ठीक है। सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया, जिसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है और इसे हम संश्लेषण सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है आपको बाबू वियोजन अभिक्रिया, डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसे हम जो है अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है विस्थापनशील अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कहूं इसे एकल विस्थापनशील अभिक्रिया भी कहा जाएगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाएगा, तो वहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद है चौथा द्विविस्थापनशील अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको कभी कभी द्वि को जो है उभय विस्थापनशील अभिक्रिया भी कहेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। पांचवा है बाबू उपापचय अभिक्रिया, जिसे रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है, इसमें हमने स्टार लगाया है क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम स्पेशल जो है बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे, तमाम बातें जो है हम इसको सबसे लास्ट में देखेंगे, अब बहुत डिटेल से देखेंगे, ठीक है। छठा है बाबू उष्माशोषी तथा उष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसके कहा जाता है इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सातवां आपका है दहन अभिक्रिया, जिसे कंबशन रिएक्शन कहा जाता है। आठवां आपका है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। उसके बाद नौवां आपका है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और 10वां आपका है अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसको पहले आप जो है वीडियो को पॉज करके आराम से पहले इसको आप उतार लीजिए, जल्दी उतारिए बाबू। देखने में परेशानी नहीं हो रहा होगा, आराम से आप उतार रहे हैं। संयोजन अभिक्रिया, कंपोजिशन रिएक्शन, वियोजन, डीकंपोजिशन, विस्थापनशील, डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापनशील, डबल डिस्प्लेसमेंट, दिखाई साफ दे रहा है। उपापचय अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, REDOX रिएक्शन, उष्माशोषी तथा उष्माक्षेपी, इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दहन अभिक्रिया, कंबशन रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। धन्यवाद। अब जो है इसको आप वीडियो को पॉज करके आराम से उतार दीजिएगा। अब हम बारी बारी से सबके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आइए हम लोग अब सभी 10 रिएक्शन को समझते हैं। इसको मैं सबसे लास्ट में आपको समझाऊंगा, क्योंकि इसकी कहानी मैं आपको लंबा बताऊंगा। आपके बुक में, आपके सिलेबस में थोड़ा सा खाली डिफाइन करके छोड़ दिया है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा कथा कहानी लंबा आपको बताऊंगा। आप ध्यान से मेरे वीडियो को देखते रहिएगा, कहूं भी परेशानी होगा आराम से बोलते जाइएगा। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के सबसे पहला भाग, जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। आइए सब लोग मेरे साथ बोर्ड पे आ जाइए। पहला का नाम है बाबू, पहला का नाम है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, जिसे अंग्रेजी तो आप लिखे हैं, यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसे हम लोग दूसरी भाषा में संश्लेषित या संश्लेषण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी यदि आपसे पूछ देगा कि इसको हम लोग संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपके मन में क्या ही भाई, हमने के सर जो संयोजन बताए हैं हो, इस संश्लेषण कहाँ से आ गया? नहीं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। संयोजन अभिक्रिया को ही संश्लेषण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ये है क्या, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। संयोजन, संयोजन का मतलब होता है संयोग करना, मिलना। जब आपस में मिलेगा तो क्या होगा कि बड़ा तुम लोग दोनों एक हो गया हो। एक होगा कब? अलग होगा तब कि मिलेगा तब? मिलेगा तब। इसका मतलब है कि संयोजन में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेगा और मिलकर बनाएगा केगो? एगो। इसका मतलब, इसका फॉर्मेट आपको देते हैं कि A
प्लस बी भी हो सकता है, प्लस सी भी हो सकता है। ये सब मिलकर जो है एक अकेला प्रतिफल का निर्माण करेगा। मतलब कि यदि अभिकारक 2 या 2 से ज्यादा हो, अभिकारक 2 या 2 से क्या हो, ज्यादा हो, लेकिन प्रतिफल क्या हो बाबू, प्रतिफल क्या हो, सिंगल हो। इसे मान लिया जाए ये एगो मेरा छोटा वृत्त है, ये एगो बड़ा वृत्त है, ये भी एगो वृत्त है। ये सब को मिलाकर इसका रेडियस मान लिया जाए 4 मीटर, इसका मान लिया जाए 5 मीटर, इसका मान लिया जाए 3 मीटर है। तो 5 और 4 9 3 12, एगो 12 का हम बना दिए, इसका रेडियस हो गया 12 सेंटीमीटर। तो इसको यदि अभिकारक कहा जाए, इसको यदि प्रतिफल कहा जाए, तो अभिकारक में एगो वृत्त मिला है कि 3 गो मिला है, 3 गो मिला है, प्रतिफल में अकेला निकला है। मतलब कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर, आपस में कंबाइन होकर एक अकेला प्रतिफल का निर्माण करेगा, तब उस रिएक्शन को कहा जाएगा संयोजन। क्योंकि इसमें सब आपस में मिलकर जो है एक हो गया है, आपस में संयोग होकर जो है एक हो गया है, इसलिए इसे हम लोग जो है संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे थोड़ा सा आपको फॉर्मेट बताते हैं, ये आपका फॉर्मेट हो गया समझने के लिए बाबू। ये आपने फॉर्मेट को आराम से समझा कि बड़ी माने मिलेगा, ये को बन जाएगा तो संयोजन। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल हम कैसे दे देंगे। एग्जाम्पल जैसे मान लिया जाए कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिलेगा, तब बन जाएगा H2O। क्या 2 गो मिला, एगो बन। जहां भी प्रतिफल में एगो नजर आवे, अभिकारक में 2 या 2 से ज्यादा नजर आवे, इसका मतलब है कि वह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। आपको पहचानने के लिए बोर्ड में आता है कि निम्नलिखित में कौन संयोजन अभिक्रिया है, तो खाली देख लेना है। अभिकारक ने ताकना है के गो, कि 2 गो या 2 से ज्यादा है, ठीक है। प्रतिफल देने ताकना है के गो, तक एगो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नियम का पालन कर रहा है। अभिकारक 2 या 2 से अधिक है, अब प्रतिफल एगो है, तो कहेंगे क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। इसका पहला एग्जाम्पल है बाबू, ध्यान से देखते जाइएगा। दूसरा, क्या आपने CaO का नाम सुना है, कैल्शियम ऑक्साइड है। अब प्लस यदि इसको हम जल में डाल देते हैं तो बन जाएगा CaOH का क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस। इसका मतलब कि यह भी आपस में 2 गो मिला और 2 गो मिलकर जो है सिंगल जो है प्रतिफल का निर्माण कर रहा है। तीसरा, ध्यान से बोर्ड पर सबको देखिएगा। मान लिया कार्बन है, O2 के साथ में रिएक्शन करावेंगे तो बन जाएगा मेरे पास में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस प्रकार से आपको 3 गो रिएक्शन समझने के लिए बहुत काफी है। मत जो है प्रतिफल में जो है हमको अकेला नजर आना चाहिए और रिएक्टेंट में 2 होना चाहिए या 2 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। मतलब कि वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक आपस में मिलकर एक अकेला प्रतिफल का निर्माण करता है, तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। लिखिएगा नीचे ऐसा डैश देकर, नीचे डैश देकर लिखिएगा, हेडिंग बनाइएगा संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया। इसको हेडिंग बार बनाइए और नीचे से लिखिएगा डैश देकर। वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें, वैसी अभिक्रिया जिसमें, जिसमें 2 या 2 से अधिक, जिसमें 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक, अधिक अभिकारक आपस में मिलकर, आपस में मिलकर, आपस में मिलकर, आपस में मिलकर अकेला प्रतिफल का निर्माण करता है, आपस में मिलकर अकेला प्रतिफल का निर्माण करता है, अकेला प्रतिफल का निर्माण करता है, अकेला प्रतिफल का निर्माण करता है, तब उसे, तब उसे, तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है, तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इस पहले आप जो है इसको ऐसा बना के ऐसा घेर दीजिएगा। ये आपका फॉर्मेट हुआ
ये आपका प्रारूप है, मतलब कि बड़ी माने मिलेगा और एगो बनेगा। इसमें देखिए मिल रहा, इसको आप जो है ऐसा घेर कर जो है नीचे से एग्जाम्पल देकर तीनों को लिख लीजिए जल्दी। वीडियो को पाउट कर जल्दी उतार दीजिए, वीडियो को रोक लीजिएगा और रोक कर जो है सबसे पहले फॉर्मेट जो है उसको a प्लस बी प्लस सी बनेगा मेरा d, उसको आराम से घेर दीजिएगा। उसके बाद नीचे जो है Eg नंबर 1 है, H2 प्लस O2 बनेगा H2O और CaO प्लस H2O बनेगा CaOH का दी होल ट्वाइस। तीसरा है C प्लस O2 बनेगा CO2 गैस का निर्माण होगा। चलिए ये था आपके पास में संयोजन, मतलब कि संयोग करके एक हो गया। अब देखते हैं दूसरा का नाम है वियोजन। क्या नाम है? वियोजन। चलिए बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा सवाल है। आराम से आप समझते जाइएगा सारे टॉपिक्स को, जितना बढ़िया समझिएगा उतना बढ़िया से आप एक्सरसाइज को बना पाइएगा। यदि नहीं समझिएगा तो एक्सरसाइज में प्रश्न उत्तर लिखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न बनाते रह जाइएगा, आपसे कॉन्सेप्ट वाला सवाल नहीं बनेगा, ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं बनेगा, रखना पड़ेगा आपको। इस चलते मेरे वीडियो को ध्यान से देखते जाइएगा और ध्यान से समझते जाइएगा। मैं वादा करता हूं कि किसी भी प्रकार का सवाल हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, आपसे सब बनेगा। मैं बना के दिखाऊंगा अभी आपके सामने। आइए अब समझते हैं दूसरा। दूसरा कहता है बाबू वियोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया बाबू? वियोजन अभिक्रिया। ये वियोजन क्या है? कभी कभी जो है इसको अपघटन भी कह देगा, तो कंफ्यूजन मत पड़िएगा, इसे अपघटन के नाम से भी जाना जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग वियोजन को समझने का प्रयास करते हैं। लगता है कि संयोजन और वियोजन एक दूसरे का उल्टा है। आप सबको पूछेगा हिंदी वर्ड में कि संयोजन का उल्टा क्या होगा, तो आप जवाब दीजिएगा कि वियोजन। इसका मतलब कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन का जस्ट उल्टा है। संयोजन में बड़ी वाली मिल के एक हो रहा था, इसका मतलब कि वियोजन में एक मेरे पास में क्या है, ढेला, उसको पटक देंगे, फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, तो एक हो रहेगा कि बड़ी मानी बदल जाएगा, बड़ी मानी बदल जाएगा। तो वियोजन का मतलब होता है टूट जाना, बिखर जाना, अलग अलग हो जाना। तो इसका मतलब है इसमें एक अकेला अभिकारक होगा जो या तो ताप की उपस्थिति में, या तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, तीन कंडीशन में कोई भी चीज जो है टूट सकता है। एक सिंगल यदि आपके पास में अभिकारक है, एक अकेला यदि आपके पास में अभिकारक है, तो तीन कंडीशन से टूट सकता है। या तो गर्म कर दीजिएगा तब वो टूट के भाग जाएगा, या तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूट के भाग जाएगा, या फिर जो है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तब वह टूट जाएगा। मतलब इसमें क्या होगा कि अकेला कोई मेरा अभिकारक होगा तो टूटेगा, बी बनाएगा, प्लस सी बनाएगा और प्लस डी भी बनाएगा। मतलब कि जस्ट एकदम उल्टा है, संयोजन अभिक्रिया के जस्ट उल्टा है। उसमें जो है बड़ी मानी मिल के एक होता है, तो इसमें एक जो है टूटकर बड़ी मानी हो जाता है। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करेंगे भाई? आपसे पूछ देगा कि वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो कि वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई अकेला अभिकारक ताप, सूर्य की प्रकाश या विद्युत धारा की उपस्थिति में टूटकर दो या दो से अधिक प्रतिफल का निर्माण करता है, तब उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, जैसे ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा भाई, इसे मान लिया जाए ये मेरा कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको जब हम हीट करते हैं, इसका मतलब होता है गर्म करना। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो CaO और प्लस जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। क्या यहाँ पर अभिकारक अकेले है? प्रतिफल में दो है, मतलब कि अकेला जो है टूट कर दो को बना दिया। उसके बाद देखिए मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, ध्यान से बोर्ड पर सबसे समझिएगा। एक देखिए आपका लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट का नाम सुने होंगे, ये आपका लेड नाइट्रेट है। इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तब बन जाएगा PbO और प्लस NO2 का निर्माण होता है, और साथ में जो है आपका ऑक्सीजन गैस का भी निर्माण होता है। ऐसा तीर का निशान का मतलब आप लोग समझते हैं कि गैस जो है बाहर निकल रहा है।
तीसरा मैं आपको बता रहा हूं, यदि मान लिया जाए KClO3 ये आपका पोटेशियम क्लोरेट है, इसको जब गर्म करेंगे तो बदल जाएगा KCl में, और साथ में जो है आपका ऑक्सीजन गैस का भी निर्माण होगा। इस सब में हमने गर्म किया है, तो गर्म करने के साथ साथ विद्युत धारा की सहायता से भी तोड़ा जा सकता है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में भी तोड़ा जा सकता है। जैसे देखिए चौथा मैं आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, ध्यान से आपको समझिएगा बाबू। ये सब सिंगल अभिकारक है, उसको हम गर्म करके तोड़े हैं, 2 बना है, 2 से ज्यादा भी बना है। अब बताइए इसे मान लिया जाए आपके पास में क्या है, यह रिएक्शन जो है कैसे टूटेगा। जैसे आपने AgBr का नाम सुना है, इसको जब UV माने होता है सूर्य का प्रकाश, अल्ट्रा वायलेट रे यह केवल सूर्य के प्रकाश में ही पाया जाता है। U से अल्ट्रा, अभी से वायलेट, मतलब कि सूर्य का प्रकाश है, यह टूट जाएगा आपको Ag में और टूट जाएगा Br2 में। आपको पांचवा मैं बताता हूं, यदि आपके पास में H2O है, इसको जब EC दीजिएगा, EC कहने का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, माने विद्युत धारा दीजिएगा, तो यह भी टूट जाएगा। यह टूट जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस में और टूट जाएगा ऑक्सीजन गैस में। ये जो आपका हाइड्रोजन गैस है यह कहाँ जाके टूटेगा, ये जमा होगा कैथोड पर और ये जाके जमा होगा कहाँ, एनोड पर। इस प्रकार से आपने देखा कि चाहे वो जैसे टूटे, लेकिन टूटने वाले की संख्या एक है। चाहे वो गर्म कैला पर टूटे, चाहे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में टूटे, चाहे विद्युत धारा की उपस्थिति में टूटे, कैसहू जो है अकेला पदार्थ टूटकर 2 या 2 से ज्यादा हो रहा है, तब उसे कहेंगे कि वियोजन हो गया, मतलब कि टूट गया। ठीक है, शायद आप लोग समझ गए होंगे। अब आप टॉपिक दीजिएगा वियोजन अभिक्रिया लिखे डैश। वियोजन अभिक्रिया जिसे हम अपघटन भी कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, नीचे ऐसा डैश लिख लीजिएगा, फॉर्मेट बना लीजिए बाबू। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से बुझिएगा, कौन भी परेशानी होगा आराम से पूछिएगा, आराम से मैं आपको बताऊंगा। लिखिएगा नीचे से ऐसा डैश लिखा। वैसी अभिक्रिया जिसमें अकेला अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक प्रतिफल का निर्माण करता है, तब उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, आप ये पहले फॉर्मेट बनाइएगा। ये सिंगल अभिकारक है, ये टूट रहा है, ये टूटेगा तो कैसे कैसे, यहाँ पर टूटने का सब बात बता दीजिए। या तो गर्म कैला पर टूटेगा, या तो UV से टूटेगा, या तो EC से टूटेगा। UV माने अल्ट्रा वायलेट रे, इसको कहते हैं। UV माने होगा अल्ट्रा, उसके बाद होगा वायलेट रे, मतलब कि पराबैंगनी किरण। कौन? पराबैंगनी किरण। ये पाया जाता है कहाँ? ये पाया जाता है सूर्य की प्रकाश में। सूर्य की प्रकाश में मतलब कि UV कहने का मतलब सूर्य का क्या प्रकाश, IC कहने का मतलब आप लोग समझिएगा इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि विद्युत धारा, और डेल्टा मतलब होता है गर्म करना। ये फॉर्मेट पहले आप आराम से बनाइए कि A टूट रहा है, B प्लस C प्लस कहाँ D में। फॉर्मेट बनाइएगा, जैसे उतार लीजिएगा, जल्दी उतारिएगा, वीडियो को पॉज करके आराम से जल्दी उतारिए। चलिए आप लोग उतार लिए होंगे।
वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा, ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं दीजिए। अब आप लोग संयोजन भी समझ गए, वियोजन भी समझ गए। अब यहाँ से एक सवाल पूछता है, बहुत हाईलाइटेड सवाल है, बोर्ड भी पूछ देगा और पब्लिकेशन, किसी भी पब्लिकेशन के बुक में भी दे देता है। क्या है सवाल? आइए हम लोग संयोजन और वियोजन से सबसे पहला सवाल यही पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन संयोजन अभिक्रिया है और कौन वियोजन है। अब तो आप पहचान जाइएगा, यदि दाहिने पट्टी लौकेगा एगो तो संयोजन और दाहिने पट्टी लौकेगा दो या दो से ज्यादा, क्या है? वियोजन। स्पष्ट है, आप पहचान जाइएगा। और यहाँ से एक सवाल और हाईलाइटेड है। क्या सवाल है? इस सवाल को आपको बोर्ड पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। संयोजन अभिक्रिया को आप भी साथ लिखेगा, साथ ही कलम को भी निकाल के लिखेगा। संयोजन अभिक्रिया को, संयोजन अभिक्रिया को वियोजन का, वियोजन का विपरीत कहा जाता है। वियोजन का विपरीत कहा जाता है। क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। सवाल पर आप नोट कीजिएगा। जो भी सवाल थ्योरी से इलाज होते जाएगा मैं उसको बताते जाऊंगा। ये अब ना लिखाएंगे सवाल लिखो कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है, नहीं, मैं आपको टॉपिक पर बहुत डिटेल से चर्चा करूंगा और उससे रिलेटेड जो सवाल निकलने वाला है मैं आपको बाहर निकाल के आपको दे दूंगा। ठीक है। संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया का विपरीत कहा जाता है। क्यों? आप ही बताइए, क्या संयोजन का उल्टा वियोजन है कि ना है? मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आप ही बताइए कि संयोजन का उल्टा वियोजन है कि नहीं है? आपका जवाब क्या आएगा? आप बोलिएगा कि हाँ सर बिल्कुल सही बात है। ऊंचा का उल्टा क्या होगा था कि नीचा। तो सवाल पूछा कि आई ऊंचा को नीचा क्यों, ऊंचा का उल्टा नीचा क्यों कहा जाता है? अरे भाई ऊंचा वाला ऊपर रहता है, नीचा वाला धरती पर रहता है, सोचने वाली बात है। तो इसका भी जवाब उसी टर्म में दीजिएगा। संयोजन में दो या दो से अधिक पदार्थ जुटकर एक हो जाते हैं, लेकिन वियोजन में एक पदार्थ टूटकर अनेक हो जाते हैं। इसलिए यह क्रिया एक दूसरे का विपरीत है, टूटना या जुटना। एक में जुटता है तो एक में टूटता है। यह टूटना और जुटना क्रिया एक दूसरे का विपरीत है, इसलिए संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया का विपरीत कहा जाता है। साथ आप समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा चर्चा करके दिखा दे रहा है। देखिए CaCO3 इसको गर्म करेंगे तो टूट जाएगा, तो बन जाएगा CaO, अब बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये आपका क्या है? ये आपका संयोजन है कि वियोजन है? ये आपका है वियोजन। इसका मतलब कि टूट रहा है। और उसके बाद में H2 प्लस O2, ये आपका बन रहा है क्या? H2O। ये आपका क्या है? ये आपका संयोजन है, इसमें जुट रहा है, इसमें टूट रहा है और इसमें जुट रहा है। तो जुटना और टूटना एक दूसरे का विपरीत क्रियाएं हैं, इसलिए हम कह सकते हैं इसमें आपको टूटने की क्रिया हो रही है, इसमें आपको जुटने की क्रिया हो रही है। तो जुटने की क्रिया टूटने की क्रिया के विपरीत है, इसलिए संयोजन अभिक्रिया जो है वियोजन अभिक्रिया का क्या है? विपरीत होता है। इसका उत्तर लिखिएगा, नीचे ऐसा डैश देकर उत्तर लिखिएगा बाबू। संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया का विपरीत कहा जाता है। विपरीत कहा जाता है। विपरीत कहा जाता है। विपरीत कहा जाता है क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर देखिए बोर्ड पर हम जुड़कर लिख रहे हैं बाबू, आपस में जुड़कर एक हो जाते हैं। आपस में जुड़कर एक
अनेक हो जाते हैं। जबकि 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 वियोजन अभिक्रिया में वियोजन अभिक्रिया में एक अकेला पदार्थ टूटकर जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक अकेला पदार्थ टूटकर अनेक हो जाते हैं। अनेक हो जाते हैं। पूर्ण विराम उसके बाद लिखिएगा। पूर्ण विराम के बाद चूंकि लिखिएगा, चूंकि ना बाबू, चूंकि ये दोनों क्रियाएं जुटना तथा टूटना, चूंकि ये दोनों क्रियाएं जुटना तथा टूटना एक दूसरे का विपरीत है। जुटना तथा टूटना एक दूसरे का क्या है? विपरीत है। एक दूसरे का विपरीत है। एक दूसरे का क्या है? विपरीत है। एक दूसरे का विपरीत है। इसलिए विपरीत है के बाद पूर्ण विराम। इसलिए संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया का विपरीत कहा जाता है। जैसे में यह दोनों को उतार लीजिएगा। यह कह रहा है कि टूट रहा था या जुट रहा है। जल्दी उतारिए इसको। ठीक है बाबू, ये आपने समझा। दूसरा रिएक्शन तक आपने समझ लिया। अब आइए हम लोग थोड़ा सा तीसरा को समझते हैं कि तीसरा क्या कहता है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तीसरा को हम समझाते हैं। तीसरा कहता है विस्थापनशील अभिक्रिया। इसे कभी कभी एकल विस्थापनशील अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? तो समझिएगा ध्यान से। विस्थापनशील है क्या? देखिएगा, विस्थापनशील में होगा क्या, इसको मैं आपको बताने का काम कर रहा हूं। समझने का प्रयास कीजिएगा सब लोग। ये आपका कोई XY कंपाउंड बना हुआ है। इसको यदि हम Z के साथ में रिएक्शन करावेंगे, XY आपका कोई यौगिक है, इसको हम Z के साथ में रिएक्शन करावेंगे। ये आपका है धन मूलक, ये आपका क्या है? ऋण मूलक। ये भी आपके पास में क्या है? धन मूलक है। ये XY जो है धन मूलक का ऋण मूलक से बना हुआ कोई यौगिक है, कोई सूत्र है। उसको यदि हम यह Z धन मूलक से रिएक्शन करावेंगे, यदि यहाँ पर Z का क्रियाशीलता X से ज्यादा होगा, तब यह तो इसको हटा देगा ना, या इसको आराम से हटा देगा। अब बन जाएगा मेरे पास में ZY अब प्लस X होने साइड हो जाएगा। अब बताइए, विस्थापन का मतलब होता है हटा देना। कि कब हटा? यहाँ पे एक कंडीशन है कि जब आपका Z था वह ज्यादा था, केकरा से? X से ज्यादा क्रियाशील है। इसका मतलब कि विस्थापित कर देता है, मतलब कि हटा देता है। किसको हटा देता है? क्या ज्यादा वाला को कम वाला हटा सकता है का? ज्यादा पावर वाला को कम पावर वाला कभी हटा सकता है? नहीं। हटाएगा कौन? जिसका पावर ज्यादा होगा वह कम पावर वाला को हटा देगा। थाना में कभी गए होंगे? थाना, ध्यान से देखिएगा बाबा, मुझे कुछ बात याद आ गया। थाना, था तकी ना, था तकी ना, ना तकी था, मतलब कि जो था उसको ना, जो ना उसको था। यही काम है थाना का। था ही तकी ना, उना तकी था,
मतलब कि झूठ के सच और सच के झूठ, यही थाना का मीनिंग होता है। वहां रहते हैं वो दरोगा बाबू। हाय रे बाप, कौन बाबू? दरोगा बाबू। दा से दा, चाहे रो के दा चाहे गा के दा, लेकिन दा जब थाना में आ गए है तो कुछ ना कुछ दा, चाहे रो के दीजिए चाहे गा के दीजिए। ये आपका दरोगा का मतलब हुआ। आज मॉडर्न युग के जो दरोगा है उनकी चर्चा में कर रहा हूं। यदि थाना में कभी गए होंगे, सिपाही यदि कुर्सी पर बैठल है, उनसे दरोगा जी आते हैं, भनाक से सिपाही जो है कुर्सी पर से खड़ा होता है। क्यों खड़ा हो जाता है? आप समझ रहे हैं क्यों खड़ा होता है? क्योंकि दरोगा जी का पावर जो है सिपाही से ज्यादा है। यदि सिपाही का पावर दरोगा जी से ज्यादा रहता तो क्या दरोगा जी के आने के बाद सिपाही खड़ा हो सकता था? का कभी नहीं। इसका मतलब है कि यह नेचुरल फिनोमिना है कि ज्यादा वाला पावर जो है छोटा वाला पावर को हमेशा वहां से हटा देता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आइए थोड़ा सा मैं इस पर कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा, तब आपको हम जैसे सब चीज बता देंगे। आइए, विस्थापन का मतलब होता है हटा देना। हटावेगा कौन? कम पावर वाला की ज्यादा पावर होता है कि ज्यादा पावर वाला? आइए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जैसे समझते हैं, उसमें आपको क्रियाशीलता श्रेणी याद होना बहुत जरूरी है। जैसे हम क्या काम करने जा रहे हैं, CuSO4 का यह जलीय विलयन है। ठीक है, इसका रंग पता है कैसा पता है? नीला होता है। CuSO4 मतलब होता है क्या? CuSO4 का जब जलीय विलयन है, इसका रंग जो है नीला होता है, जिसे हम तुतिया के नाम से जानते हैं। इसमें जब हम जो है लोहा को डाल देते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में, जलीय विलयन में जब लोहा को डाल देते हैं तो क्या लोहा इसको हटाएगा? ये है बाबू धान मूलक दोगो वाला, ये है रील मूलक। क्या लोहा इस कॉपर को हटा सकता है? अब आप ही बताइए। यदि लोहा की पावर ज्यादा होगा, लोहा की क्रियाशीलता ज्यादा होगा, तब वह कॉपर को हटाएगा। यदि कॉपर की ज्यादा क्रियाशीलता होगा तो कितना छटपटाएगा, ये हटने वाला बात नहीं है। तो अब क्रियाशीलता श्रेणी को देख के बता सकते हैं, ये है मेरा लोहा, ये है मेरा कॉपर। जो ऊपर में है उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है, इसका मतलब कि लोहा इसको घसका देगा। जब लोहा उसको घसका देगा तो बन जाएगा FeSO4 और साथ में उन्हें अपना कॉपर साइड हो जाएगा। और इसका जो रंग होता है, ये जो आपका रंग है, अब जो विलयन का जो रंग बन जाएगा, ये आपका हल्का हरा रंग का बन जाता है। फेरस सल्फेट जो है हल्का हरा रंग का बन जाता है। आइए थोड़ा सा इसी चीज को हम थोड़ा सा एक प्रश्नावली के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, क्या रिएक्शन होता है कैसे। देखिए, यह मेरा एक प्रश्नावली है, ध्यान दो बाबू बोर्ड पर। ये प्रश्नावली है, इसमें हम कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन रखे, ध्यान से बोर्ड पर सबको देखिए। यह मेरा कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है। सब लोग देखिए बोर्ड पर, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, मतलब किसमें हमको रखा हुआ है CuSO4। इसका रंग पूछा जाएगा कि विलयन का रंग कैसा है। Cu इसमें रखा हुआ, इन्हें थोड़ा नाम देते हैं, उसको ज्यादा बेटर होगा, कुछ काम होगा। ये देखिए नाम देते हैं, इसका नाम है CuSO4 का क्या है, इसमें विलयन है। इसका रंग पूछा जाएगा, इसका रंग है कैसा, विलयन का रंग आपके पास में नीला है। अब इसमें आप डाल दीजिएगा क्या, देखिए एक और बीकर बनाते हैं हम। अब इसी बीकर में जो है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए ऐसे है, सेम बीकर है, यही वाला बीकर को जो है यहाँ पर हम बनाए हैं, यही आपका है। अब यही है, अब इसमें डाल दिए हम एगो छड़, कौची के छड़ डाल दिए भाई, ये आपका जो है Fe का छड़ डाल दिए। मतलब कि कॉपर सल्फेट का विलयन है पहले से, इसमें जब Fe का छड़ डाल देते हैं तब क्या होता है कि कॉपर जो है इसके ऊपर में ऐसे आकर जो है
जमा होने लगता है। कॉपर जो है इस लोहा के ऊपर में आके ऐसा जमा हो जाता है। इसका रंग होता है भूरा। ये भूरा रंग का जो आपका कॉपर है ये लोहा के ऊपर में आकर ऐसे जमा हो जाता है। और विलयन का जो रंग है, अब विलयन का जो रंग बना, अब विलयन जो बना वो कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं है, ये आपका FeSO4 का विलयन है, जिसका रंग कैसा होता है, जिसका रंग जो है हल्का हरा होता है। इस प्रकार से रिएक्शन होगा। तभी रिएक्शन ऐसे होता है, लेकिन हम लोग उसे जो है समीकरण द्वारा ऐसे दिखाते हैं कि कॉपर सल्फेट के जरिए विलयन में जब लोहा को डाल दिया जाता है तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, आपको फेरस सल्फेट का निर्माण होगा और साथ में आपको कॉपर निकलेगा। और क्या विलयन का रंग वही रहेगा कि बदल जाएगा, तो विलयन का रंग जो है, विलयन का रंग आपका जो है नीला से क्या हो जाएगा, हल्का हरा हो जाता है। ये आपका कॉपर साथ में निकलता है। इस प्रकार से आपने समझा। इसी प्रकार से आपको मैं 2-3 और रिएक्शन को दिखाऊंगा। पहले हम इसका डिफिनेशन को लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बारी बारी से 2-4 आपको हम और दिखाएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे। ये आपका सबसे पहला एग्जाम्पल है, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिएगा, विस्थापनशील अभिक्रिया और नीचे ऐसा डैश देकर, विस्थापनशील अभिक्रिया और नीचे डैश देकर हेडिंग बनाइए आप, विस्थापनशील अभिक्रिया, नीचे लिखिएगा डैश देकर। वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें 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 किसी यौगिक में उपस्थित, जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित, किसी यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील धातु को, किसी यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील धातु को, कम क्रियाशील धातु को ज्यादा क्रियाशील धातु, ज्यादा क्रियाशील धातु, ज्यादा क्रियाशील धातु, ज्यादा क्रियाशील धातु, ज्यादा क्रियाशील धातु विस्थापित कर देता है, ज्यादा क्रियाशील धातु विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापनशील अभिक्रिया कहा जाता है। उसे विस्थापनशील अभिक्रिया कहा जाता है। उसे विस्थापनशील अभिक्रिया कहा जाता है। थोड़ा सा बोर्ड पे आइए बाबू, थोड़ा सा बोर्ड पे आइए। अब आपसे पूछिए कि कॉपर ज्यादा क्रियाशील है कि लोहा, तो लोहा की क्रियाशीलता ज्यादा है, तब उसको हटा दिया। पहले आप इस फॉर्मेट को बनाइएगा। ये फॉर्मेट है, यहाँ पर है जब Z ग्रेटर देन X, मतलब कि Z की क्रियाशीलता X से क्या है, ज्यादा है, तब उसको घसका दिया। ठीक है, इसको आप उतारिए, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए ठीक है, ये था आपका विस्थापनशील अभिक्रिया का पहला एग्जाम्पल। और हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल को देखेंगे, 2-4 को देखेंगे। और आज की सेवा मैं आपको यहीं पर समाप्त करता हूं। फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, आप इसको शेयर कीजिएगा और आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।